साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्योंकि ये एनालिसिस रिपोर्ट है कि जब किसी घर की दीवारों में दरार पड़ती है तो फिर वो घर रह नहीं पाता। अमूमन ऐसे ही मसला, भले ही भाजपा के अलाकमान बहुत ज़्यादा दावा करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति अमूमन ऐसी है। उत्तर प्रदेश में इस समय 2 सरकारें पैरेलल चल रही हैं। कहने को तो भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ 2 धड़ों में पूरी सरकार बटी हुई है। एक धड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है और दूसरा धड़ा देश के गृह मंत्री का है। इसी तरह संगठन और सरकार दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। एक संगठन है, एक सरकार है। संगठन सरकार की सुनने को तैयार नहीं और सरकार संगठन की सुनने को तैयार नहीं है। आज की स्थिति ये है कि 2 तलवारें खींची हुई हैं और ये तलवार खींचने की वजह और कुछ नहीं, सिर्फ ये वारिस को लेकर है कि अगर 2024 में भाजपा एक बार फिर लोकसभा में बाजी मार लेती है तो मोदी जी का वारिस कौन होगा। अगर भाजपा के रणनीतिकारों की बात माने तो यहाँ 3 लोगों के प्रमुखता से नाम हैं। एक योगी आदित्यनाथ हैं, जो उत्तर प्रदेश के बड़े मुख्यमंत्री हैं, देश के बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं। और ये सबको पता है कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में एक बार बीजेपी की सरकार दोबारा बनी है तो उसमें योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी भूमिका है। और दूसरा दूसरा नाम मोदी जी के वारिस का देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम आता है। और तीसरा नाम उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये जो 2 नंबर की लड़ाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और फायर ब्रांड नेता भी हैं भाजपा के। दूसरा गृह मंत्री को भाजपा का चाणक्य कहा जाता है। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में संगठन का रास्ता अलग है, सरकार का रास्ता अलग है, दोनों आपस में तालमेल नहीं है। जो प्रदेश के बहुत सारे बड़े IAS और IPS ऑफिसर हैं वो भी अमित शाह के लाबी के हैं, मतलब देश के गृह मंत्री के लाबी के हैं। जहां उनका हित होता है तो वो अधिकारी देश के गृह मंत्री की बात मानते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को कि वो इस समय ऐसा आए हैं कि देश में पैरेलल प्रदेश में 2 सरकार चल रही है। लगातार जब हम देखते हैं, जब 2014 का चुनाव हुआ था तो 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 73 सीटें भाजपा को मिली थी। जैसे जैसे 5 साल निकले, कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी तो फिर 9 सीट कट गई। हालांकि उन्हीं तमाम जो 2014 में जो दल सहयोग में थे, जिनका गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, अमूमन 2019 के चुनाव में भी उन्हीं दलों का गठबंधन था। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज स्थिति बहुत खतरनाक है। RSS ने भी एक अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट को लेकर RSS बहुत परेशान है। RSS का अपना मानना है कि अगर जो 2 गुट हैं भाजपा में, अगर वो एक नहीं हुए तो जो सहायक दल हैं धीरे धीरे वो भी किनारा करने लगेंगे और इसका खामियाजा अल्टीमेट 2024 में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आज स्थिति ये है कि जब हम सहयोगी दलों की बात करते हैं तो जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातियों का राग लाफा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जब से राग लाफा है तब से जो भाजपा के उत्तर प्रदेश में सहायक दल हैं वो भी अमूमन नीतीश कुमार के राह पर चलने लगे हैं। अपना दल, इसकी अगर अनुप्रिया पटेल की बात करें, वो सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने कह दिया कि वो जाति जनगणना की पैरोकार हैं और अब से नहीं, पिछले 10 साल से लगातार पैरवी कर रहे हैं। जब हम उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की बात करते हैं तो संजय निषाद ने एक आंदोलन पूरे प्रदेश में शुरू कर दिया है निषाद वोटों को इकट्ठा करने का। और उन्होंने कहा कि निषाद वोट OBC में थी, उन्हें उनका जो अधिकार था वो नहीं मिला। अब वो निषाद वोट को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर उन्होंने प्रदेश व्यापी एक आंदोलन शुरू कर दिया है। तीसरे ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेल समाजवादी पार्टी से हैं, वो हालांकि 2014 में बीजेपी के साथ थे और फिर 2017 में भी साथ रहे, फिर अचानक बात बिगड़ी, वो अलग हो गए। 2022 में वो अलग चुनाव लड़े, अब फिर एकाएक वो फिर भाजपा के फिर सहयोगी दलों में आ गए हैं। दूसरे दारा सिंह चौहान है।
अमूमन जितने भी ये सब दल हैं, इन सब के नेताओं ने भी नीतीश कुमार के राह पकड़ लिए और वो भी भाजपा से लगातार जाति जनगणना की बात करते हैं। एक तरफ भाजपा अपने संगठन में गिरी है, दूसरी तरफ भाजपा जो सहयोगी दल हैं उनके साथ रहकर उन्हीं के विरोध का सामना कर रही है। अगर हम 6 दिन पहले एक अमेठी रैली की बात करें तो जब अमेठी में, चूंकि अमेठी की जो इस समय सांसद है वो मोदी जी के सबसे करीब नेताओं में है और लगातार संघर्ष वहाँ हुआ, तो राहुल गांधी को हराकर 2019 में स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद बनी। लेकिन इन 5 साल में वहाँ इतना बदलाव आया। हम 5 दिन पहले की बात करते हैं। 5 दिन पहले अनुसूचित जाति को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ एक रैली करते हैं और रैली में जिस तरह पीछे हजारों कुर्सियाँ खाली होती हैं, उससे लगता है कि अमेठी में अब अमेठी कांग्रेस भाजपा का साथ छोड़ने वाली है और वो एकाएक राहुल गांधी के पक्ष में आने को तैयार हैं। लगातार धीरे धीरे जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेहनती है, मेहनत करते हैं। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक अलग मांग उठी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक मांग शुरू कर दी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ को भाजपा प्रधानमंत्री के रूप में पेश करेगी तो इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। अदरवाइज अगर अमित शाह का नाम मोदी जी के वारिसान में आता है, मोदी जी के बाद अगर प्रधानमंत्री का बनाने की बारी अगर अमित शाह की आती है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक मांग उठी है 24 से। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह का नाम आएगा तो फिर भाजपा का विरोध होगा। गुजरात छोटा देश है। जिस तरह नीतीश कुमार ने जाति जनगणना में बात कही कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, उसी तरह यहाँ भी बात करने लगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है और गुजरात छोटा स्टेट है। जब हम देश में मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल में जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, गृह मंत्री की बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं और बहुत सारे संगठन हैं, IAS लॉबी की बात करते हैं और बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात करते हैं, या बहुत सारे बड़ी कंपनियां उसकी बात करते हैं, तो इन लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा भागीदारी अगर है तो गुजरात की है। उत्तर प्रदेश की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? गुजरात में मुख्यमंत्री मोदी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भाजपा ने PM बनाया तो फिर 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है जहां 80 सीटें हैं, वह तमाम 80 सीटों में योगी जी का अपना प्रभाव है। उनका मानना है कि मोदी जी के बाद देश के प्रधानमंत्री योगी जी बनने चाहिए। अगर योगी जी का नाम लोकसभा चुनाव से पहले प्रोजेक्ट भाजपा करेगी तो तमाम लोग योगी जी के साथ रहेंगे। अब एक फैक्टर वो जुड़ा, एक फैक्टर जाति जनगणना का है, दूसरा फैक्टर संगठन और सरकार के अलग अलग 2 रास्तों का है, और तीसरा अब योगी जी के प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग यहाँ के स्थानीय लोगों ने शुरू कर दी है। क्योंकि उन्हें पता है एकाएक जिस तरह लगातार जो योगी जी का काम करने का तरीका था, जिस तरह अपराधियों के खिलाफ लगातार कैंपेन चला, बहुत सारे अधिकारियों, बहुत सारे अपराधियों को उनकी औकात दिखाई, और जिस तरह टेरर उत्तर प्रदेश में था, तो अब ये लगने लगा कि इतना इंटरफेयर देश के गृह मंत्री का है, मतलब संगठन और सरकार की जो घेमेबंदी है, जो गुटबंदी है, उसका असर अब मुख्यमंत्री के फैसलों पर होने लगा। अब लगातार नरसंहार हो रहा है, लगातार हत्याएं हो रही है। अब से 3 साल पहले, 4 साल पहले अगर हत्या होती थी तो तुरंत योगी जी का आदेश होता था और वहाँ बुलडोजर पहुँचता था और बुलडोजर आरोपियों घरों को तोड़ता था। लेकिन अब एकाएक अब रायबरेली घटना है, देवरिया की घटना है और भी कई घटना है, जब योगी जी का बुलडोजर वहाँ चलने को हुआ तो कहीं ना कहीं संगठन आड़े आ गया और संगठन ने योगी जी का आदेश को धत्ता बताते हुए बुलडोजर को रुकवा दिया। तो अब जिस तरह लगातार उत्तर प्रदेश में, चूंकि RSS ने जो सर्वे कराया है, सर्वे में जो रिपोर्ट आई है, उन्हें लगा है कि 35 से 40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, वो जातीय जनगणना के मामले में, चाहे जातीय जनगणना का मसला हो, चाहे योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रोजेक्ट करने का मामला हो, और चाहे संगठन और सरकार के 2 रास्ते अलग अलग इसके बीच में हो। अब ये लगने लगा, अभी तक हालांकि मोदी जी का विरोध नहीं होता था, भाजपा एकमत थी, लेकिन अब जिस तरह लगातार अमित शाह का प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ा है,
तो यहाँ के लोगों का लगातार विरोध होना शुरू हो गया है। और जिस तरह तीन बड़े मसले उत्तर प्रदेश को घेरने में लगे हुए हैं, तो इनके सामने जिन्हें भाजपा अपना चाणक्य मानती थी, 2 बार सरकार बनी लगातार, क्योंकि अमित शाह को भाजपा का चाणक्य माना जाता है। ये जो लगातार 2-3 बड़ी घटनाएं अब इस समय उत्तर प्रदेश में पांव पसार गई है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के चाणक्य भी इनके सामने फेल होते नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अल्टीमेट लोगों ने मान लिया कि यहाँ अगर योगी आदित्यनाथ को आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो और ज़्यादा ताकत के साथ काम हो सकता है। ये जो जाति जनगणना है, संगठन और सरकार में आपस में बिखराव है, इधर योगी आदित्यनाथ को मोदी जी का वारिस बनाने की जो मांग लगातार चली है, इसने कहीं ना कहीं आगे से और भाजपा सिर दर्द बढ़ा दिया है। हालांकि क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि इस समय एकाएक जब भाजपा के लगातार प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, तो अब ये देखने में आ रहा है, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो मेरठ में, चूँकि पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा का मुख्यालय है, यहाँ बहुत सारी मीटिंग होती है। जितनी भी कैंपेन दिल्ली से चलाए जाते हैं, ये माना जाता है कि मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ तमाम कैंपेन सफल होने का अनुमान लगाया जाता है। जब हम मन की बात करते हैं, मोदी जी के मन की बात, तो पता चला कि भाजपा के लोग ही मोदी की मन की बात को नहीं सुनना चाहते, मोदी जी के मन की बात को। जब ये कैंपेन की बात करते हैं, तो अगर मैं मेरठ की बात करूं, शामली की बात करूं, मुजफ्फरनगर की बात करूं, बागपत की बात करूं, बुलंदशहर की बात करूं, गाजियाबाद की बात करूं, नोएडा की बात करूं, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसमें सहारनपुर की बात करूं, मैं शामली की बात करूं, मैं बिजनौर की बात करूं, मुरादाबाद की बात इसलिए करते हैं क्योंकि मुरादाबाद जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जन्मस्थली है, वहाँ उनका हस्तक्षेप है, उनका अपना वजूद है। मुरादाबाद को उसमें शामिल जरूर करेंगे, चाहे रामपुर की बात हो, चाहे रायबरेली की बात हो। जब दिल्ली से जो भाजपा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, हम देखते हैं लगातार कि वहाँ जितने भी भाजपा के अनुवांशिक संगठन हैं, उन संगठन के 1-2 पदाधिकारी मीटिंग में शामिल होते हैं, अदरवाइज सब लोग इधर उधर रहते हैं।